नमस्कार। हाँ, एक ऐसा वक्त जब इतिहास ने आप कह सकते हैं करवट ली। बिल्कुल। जहां एक अपमानित शिक्षक और एक साधारण सा दिखने वाला नौजवान, उन्होंने मिलकर भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा कर दिया, मौर्य साम्राज्य। हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की। और हमारी ये जो चर्चा है ये आधारित है चंद्रगुप्त और चाणक्य साम्राज्य का उदय लेख के कुछ हिस्सों पर। और कोशिश यही है कि हम समझे कि कैसे बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में भी हाँ, रणनीति, बुद्धिमत्ता और वो जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है ना, उससे कैसे बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं है। सोचिए, एक लड़का जिसे शायद गलियों में बेचा गया था और एक शिक्षक जिसे भरी सभा में अपमानित किया गया। और वो मिलकर पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा बदल देते हैं। कैसे? चलिए इसी पर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं पृष्ठभूमि से। उस समय मगध में नंदवंश का शासन था। कैसा था माहौल? शक्तिशाली तो थे वो लोग। हाँ, शक्तिशाली तो थे। मगध वैसे भी शक्तिशाली राज्य था और नंदों के पास धन, दौलत, सेना सब कुछ था। अपार संपत्ति थी। पर फिर? लेकिन कहते हैं कि जो राजा थे धनानंद, वो थोड़े अहंकारी थे। अच्छा। और शायद जनता में या कम से कम कुछ वर्गों में असंतोष बढ़ रहा था। तो माहौल एक तरह से तैयार हो रहा था किसी बदलाव के लिए। और इसी बीच एंट्री होती है आचार्य चाणक्य की, तक्षशिला के महान विद्वान। हाँ, विष्णुगुप्त चाणक्य। और कहानी तो यही है कि राजा धनानंद ने उनका अपमान किया। ये अपमान क्या सिर्फ व्यक्तिगत था या इसके पीछे कुछ और भी था? देखिए, अपमान तो था ही और शायद बहुत गहरा था। लेकिन चाणक्य जैसे व्यक्ति के लिए ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रह जाता। हाँ, ये ज्ञान का, विद्वत्ता का अपमान था। और उन्होंने वहीं प्रतिज्ञा ली कि वो इस नंदवंश को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पर ये सिर्फ बदले की भावना तो नहीं रही होगी। मतलब इतने बड़े विद्वान। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक चिंगारी जरूर थी, लेकिन चाणक्य का विजन बहुत बड़ा था। वो एक अखंड, शक्तिशाली भारत का सपना देखते थे। खासकर उस समय जब पश्चिमोत्तर से सिकंदर जैसे विदेशी आक्रमणकारी आ रहे थे। बिल्कुल, उन्हें लगता था कि एक बंटा हुआ, कमजोर भारत इन ताकतों का सामना नहीं कर पाएगा, तो नंदों को हटाना उस बड़े लक्ष्य का पहला कदम था। और इसी सोच से जुड़ा है उनका महान ग्रंथ अर्थशास्त्र, जिसके बारे में हम सबने सुना है। हाँ, पर अर्थशास्त्र सिर्फ पूजा पाठ या नैतिक उपदेशों की किताब नहीं है। नहीं, ये तो बहुत प्रैक्टिकल चीज लगती है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। ये राजनीति, कूटनीति, जासूसी, युद्ध नीति, अर्थव्यवस्था, शासन कैसे चलाना है, हर पहलू पर बात करती है और बहुत यथार्थवादी तरीके से। आइडियलिज्म से ज्यादा रियलिज्म पर फोकस है। एकदम। और इसी यथार्थवादी सोच के साथ उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनके इस विजन को जमीन पर उतार सके। और वो उन्हें मिला चंद्रगुप्त में, एक गुमनाम सा लड़का। हाँ, कहानियां कई हैं कि वो कैसे मिले, पर चाणक्य ने उस लड़के में वो बात देखी, साहस, बुद्धि और एक लीडर बनने की क्षमता। लेकिन एक साधारण युवक को सम्राट के तौर पर तैयार करना, ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। चाणक्य ने उन्हें सिर्फ शास्त्र और शस्त्र ही नहीं सिखाए। हाँ, वो तो है। बल्कि राजनीति, कूटनीति, लोगों को कैसे समझना है, गठबंधन कैसे बनाने हैं, दुश्मन की कमजोरी कहाँ है, ये सब सिखाया। और फिर एक सेना भी तो तैयार की होगी। हाँ, एक विद्रोही सेना तैयार की। शुरुआत में शायद छोटी रही होगी। गुरिल्ला युद्ध की तकनीकों का इस्तेमाल किया होगा, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया होगा। इसमें उनकी जासूसी व्यवस्था का बड़ा हाथ रहा होगा, जिसका जिक्र अर्थशास्त्र में बार बार आता है। निश्चित रूप से चाणक्य का जासूसों का नेटवर्क कमाल का था। व्यापारी, भिक्षु, कलाकार, नर्तकी, हर तरह के लोग। पता ही न चले कौन क्या जानकारी दे रहा है। बिल्कुल। और इसी नेटवर्क से उन्हें नंद साम्राज्य की अंदरूनी खबरें, कमजोरियां, कौन सा सामंत नाराज है, जनता क्या सोच रही है, ये सब पता चलता था। और इसी जानकारी के आधार पर रणनीति बनी। हाँ, सही समय पर सही जगह हमला किया गया, मगध की सीमाओं पर जहां शायद सुरक्षा उतनी मजबूत नहीं थी। और आखिरकार नंदवंश का पतन हुआ। हाँ, धनानंद को सत्ता से हटाया गया और चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने। और चाणक्य उनके मुख्य सलाहकार या कहें प्रधानमंत्री, अमात्य शम शायद ज्यादा सही है। हाँ, अमात्य। वो शक्ति के केंद्र में थे, पर्दे के पीछे से सूत्र संभाल रहे थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं, साम्राज्य बनाना एक बात है, उसे चलाना और बढ़ाना। बिल्कुल। अब चुनौती थी साम्राज्य को मजबूत करने की और उसका विस्तार करने की, खास तौर पर पश्चिम की ओर। हाँ, क्योंकि सिकंदर तो लौट गया था,
लेकिन उसके सेनापति तो थे। सही कहा। सिकंदर की वापसी के बाद जो एक पावर वैक्यूम बना था पश्चिमोत्तर में, चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सलाह से उसे भरा। और उनका सामना हुआ सिकंदर के सबसे काबिल सेनापति सेल्यूकस निकेटर से। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई थी। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया, या कम से कम एक ऐसी संधि के लिए मजबूर किया जो मौर्यों के पक्ष में थी। कहते हैं सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त से की और बहुत सारा इलाका भी दिया। हाँ, संधि की शर्तों में ये शामिल था। इससे मौर्य साम्राज्य की सीमाएं ईरान और मध्य एशिया तक पहुंच गईं। पाटलिपुत्र उस समय दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की राजधानी बन गया। ये तो वाकई कमाल की उपलब्धि थी। एक पीढ़ी के अंदर इतना बड़ा बदलाव। बिल्कुल, और इसमें सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं, चाणक्य की प्रशासनिक समझ का भी बड़ा योगदान था। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू किया गया होगा। हाँ, राज्य के वो 7 अंग, सप्तांग सिद्धांत जिसे कहते हैं। हाँ, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड यानी सेना और मित्र यानी सहयोगी, इन सबको मजबूत करने पर ध्यान दिया गया होगा। कुछ रोचक बातें भी हैं इनके बारे में, जैसे अर्थशास्त्र में विष परीक्षण का जिक्र है। हाँ, राजा के भोजन की सुरक्षा के लिए, और जासूसी के तरीकों पर तो बहुत विस्तार से लिखा है। और ये भी सुना है कि चंद्रगुप्त शायद युवावस्था में सिकंदर से मिले भी थे। ऐसी किंवदंतियां हैं, पक्का कहना मुश्किल है, पर अगर ऐसा हुआ तो शायद वहीं से उन्हें विदेशी ताकतों से लड़ने की प्रेरणा मिली हो। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ सत्ता पाने की नहीं है। नहीं, ये एक उद्देश्य के साथ काम करने की कहानी है। कैसे एक स्पष्ट लक्ष्य, सही रणनीति और काबिल नेतृत्व इतिहास बदल सकता है। और इसकी विरासत आज भी जिंदा है। अर्थशास्त्र को आज भी पढ़ा जाता है। हाँ, शासन कला, कूटनीति, यहाँ तक कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में भी उसके सिद्धांत प्रासंगिक माने जाते हैं। और चंद्रगुप्त का अंत भी उतना ही अलग था। सम्राट होकर भी सब कुछ त्याग दिया। हाँ, जीवन के आखिरी सालों में वो जैन भिक्षु बन गए थे, श्रवण बेलगोला चले गए थे। ये भी एक असाधारण बात है, जिसने शायद उनके पोते अशोक महान के लिए एक अलग तरह की नींव रखी। हो सकता है। ये दिखाता है कि शक्ति ही सब कुछ नहीं है। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। आज की इस उलझी हुई दुनिया में, जहां चुनौतियां बहुत अलग हैं, क्या नेतृत्व के लिए चाणक्य जैसी कूटनीतिक समझ और चंद्रगुप्त जैसा साहस आज भी उतना ही जरूरी है? और क्या अर्थशास्त्र जैसे सदियों पुराने ग्रंथ के सिद्धांत आज भी हमें रास्ता दिखा सकते हैं? सोचने वाली बात है।